कि पंजाब में जो अलग अलग गैंगस्टर हैं उनके तार और इस हत्याकांड के तार एक ही देश से जुड़ते हैं और वो देश है कनाडा। गोल्डी बराड नाम के जिस गैंगस्टर ने इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली है वो कनाडा में ही रहता है। इस गैंगस्टर का असली नाम सत्येंद्रजीत सिंह है। ये पंजाब के मुक्तसर का रहने वाला है, लेकिन आजकल ये अपनी दुकान कनाडा में खोलकर बैठा हुआ है। इस पर भारत में हत्या, अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त और रंगदारी के 16 मुकदमे दर्ज हैं। इसे कनाडा से लाने की भी कोशिशें की जा रही हैं। हालांकि इस गैंगस्टर को लगता है कि भारत की पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां कनाडा में इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। अब यहां जिस बात पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है वो ये है कि इस समय पंजाब का रिमोट कंट्रोल कनाडा के पास है। जिस गैंग वॉर में सिद्धू मूसेवाला की हत्या की बात कही जा रही है उसे कनाडा से ही ऑपरेट किया जा रहा था। इसके अलावा पिछले साल जब भारत में किसान आंदोलन हुआ था तब भी इस आंदोलन का कनाडा कनेक्शन सामने आया था और एनआईए ने खुद इस बात की जानकारी दी थी कि इस आंदोलन को कनाडा के कुछ संगठनों द्वारा फंडिंग की जा रही है ताकि ये आंदोलन कभी समाप्त ना हो। और पंजाब को भारत से तोड़कर खालिस्तान बनाने की जो मांग होती है, इसके लिए जो मूवमेंट चलाई जाती है उसका एपिसेंटर भी कनाडा ही है। यानी चाहे गैंग वॉर हो, किसान आंदोलन हो या खालिस्तान की मुहिम हो, सबके पीछे एक ही देश है और वो है कनाडा। इसलिए आज हम कनाडा की सरकार से भी ये सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या वो ऐसे लोगों के साथ है जो भारत में दहशत फैलाकर अस्थिरता लाना चाहते हैं और जिनका मकसद पंजाब को खालिस्तान बनाना है, क्योंकि इस समय कनाडा भारत विरोधी गतिविधियों का गढ़ बन चुका है। वर्ष 1987 में भारत और कनाडा सरकार के बीच एक संधि हुई थी जिसके तहत कोई भी ऐसा अपराध जिसमें 1 साल या उससे ज्यादा की सजा का प्रावधान है तो ऐसे मामलों में भारत सरकार कनाडा की सरकार से आरोपी के प्रत्यर्पण के लिए संपर्क कर सकती है। अगर कनाडा की सरकार और वहां की अदालत भारत सरकार द्वारा दी गई जानकारी को गंभीर मानते हैं तो आरोपी को भारत भेजा जा सकता है। इस संधि के तहत गैंगस्टर गोल्डी बराड को भारत लाया जा सकता है। लेकिन सवाल फिर से कनाडा की सरकार को लेकर है, क्योंकि दोनों देशों के बीच भले ही इस विषय को लेकर एक संधि है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में कनाडा ने ऐसे आरोपियों को भारत भेजने में दिलचस्पी नहीं दिखाई है जिन पर पंजाब में आतंक फैलाने के आरोप हैं। पिछले साल ही भारत सरकार ने कनाडा की सरकार को ऐसे 10 लोगों की एक सूची भेजी थी जो पंजाब में ड्रग्स रैकेट चला रहे हैं, लेकिन इन लोगों को भारत को सौंपने के लिए कनाडा ने अब तक कुछ नहीं किया है और इसके पीछे वहां की राजनीति एक बड़ी वजह है। कनाडा की कुल आबादी 3 करोड़ 80 लाख है, जिनमें सिख समुदाय की आबादी सिर्फ 5 लाख है। लेकिन इसके बावजूद कनाडा की संसद में 338 सांसदों में से 18 सांसद सिख धर्म से हैं, जिसकी वजह से वहां की सरकार ऐसे आरोपियों को संरक्षण देती है और उन्हें भारत को सौंपने में ज्यादा गंभीरता नहीं दिखाती। यही वजह है कि अब पंजाब को कनाडा में बैठे लोगों द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। आपको याद होगा 1990 के दशक में मुंबई में भी इसी तरह की गैंग वॉर थी। तब बॉलीवुड से जुड़े अभिनेताओं और अभिनेत्रियों को अलग अलग गैंगस्टर धमकी देते थे। इन गैंगस्टर का रिमोट कंट्रोल दुबई और पाकिस्तान में बैठे अंडरवर्ल्ड के पास होता था। अब ठीक ऐसा ही पंजाब में हो रहा है। इस समय पंजाब के गायकों को अपना गाना हिट होने से ज्यादा इस बात की चिंता रहती है कि इस गैंग वॉर में कहीं उनकी जान न चली जाए, क्योंकि ये सारे गैंग और गैंगस्टर कनाडा से ही ऑपरेट कर रहे हैं। इसलिए आप कह सकते हैं कि कनाडा भाई लोगों का नया अंडरवर्ल्ड बन गया है। ये जो आप देख रहे हैं मौका वारदात है। ये जानकारी मिली है कि रविवार शाम तकरीबन 5:30 बजे के आसपास का वक्त था।
ठीक सामने से अगर आप देखें, ये रोड जो है मानसा पुलिस स्टेशन की तरफ से आ रहा है और सीधा जो है बरनाला की तरफ जा रहा है। और सिद्धू मूसेवाला अपने दो सहयोगियों के साथ थार गाड़ी में इसी रोड से जब गुजरा, उसी दौरान जो हमलावर थे वो गाड़ियों में सवार थे। जैसी ही गाड़ी यहाँ पर पहुंची, उस थार गाड़ी को, मूसे की गाड़ी को आगे और पीछे, दाएं और बाएं सब जगहों से उन बदमाशों ने, उन हमलावरों ने घेर लिया और फिर ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर दिया। जैसी ही फायरिंग हुई, यह पूरा आसपास का इलाका आप देख रहे हैं रिहायशी इलाका है। तमाम लोग डर गए और अपने घरों से ही गोलियों की आवाज सुनने लगे। और उसके बाद सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहाँ जो आसपास दीवारें हैं वहां पर भी जो गोलियों के निशान जो हैं वो आप देख सकते हैं। यहाँ मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको दिखाएं जूम करके, यही वो है जहां पर गोली के निशान है। उसी के साथ नीचे की तरफ देखेंगे, ये भी गोली का निशान है जो कि बुलेट आकर के इस दीवार पे लगी। पूरा जो सीन ऑफ क्राइम है ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये थार जो गाड़ी थी उसका जो शीशा है उसके टूटे हुए यहाँ पर बिखरा पड़ा है कांच। और जिस तरीके से ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी, तो उसके बाद आसपास के लोग जो थे वो सब सहम गए थे। यहाँ से कुछ दूरी पर जब सिद्धू मूसेवाला पर फायरिंग की जा रही थी तो कई बदमाश थे, कई हमलावर थे। जिस तरह से उन्होंने फायरिंग की तो ऐसा लगता है कि वो प्रॉपर शूटर थे और पूरी प्लानिंग के तहत आए थे और सिद्धू मूसेवाले की हत्या करनी थी और वो अपने मकसद में कामयाब भी होते हैं। और इसी के साथ वहां से कुछ दूरी पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर भी जो गोली है उसके निशान अगर आप देखेंगे, बुलेट के निशान है यहाँ पर भी। इतनी फायरिंग ज्यादा हुई, आपको मालूम ही होगा, देखो जहाँ तक फायरिंग की है, कोई बच्चा भी आ सकता था, उसको भी लग सकती थी। जब गोली चली, हम गाँव हमारा यही, ये गोली चली तो हम भजे उतों, भज के जो आए तो है नहीं सीधे भज मार मुर के तो भज गए। उस बाद सानू पता लगे भी सिद्धू मूसेवाले की गड्डी है, तो असं गड्डी देख के ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਭੰਨ ਕੇ ਕੱਢਿਆ, ਫਿਰ ਕੱਢਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਕੱਢ ਕੁੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਦੂਸਰੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਿਆ ਜੀ। अच्छा, कितने लोग थे उस गाड़ी में? इस गाड़ी में 3 से, एक सिद्धू मूसेवाला, 2 और थे। सिद्धू मूसेवाला क्या उसको चला रहे थे उस गाड़ी को? सिद्धू मूसेवाला आप ही चला रहा था गाड़ी। कितने हमलावर थे और कितनी गाड़ियों में आए थे? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਭੱਜ ਭੁੱਜ ਗਏ। कितनी देर तक ये सब हुआ? 10 मिनट, 15 मिनट? 5-7 ਮਿੰਟ ਹੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ, ਉਧਰੋਂ ਭੱਜ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਭੱਜ ਗਏ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲੇ, ਤੇ ਇੱਕੇ ਲਾਤੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਪੈਸੇ ਪੜਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਆ, ਫੇਰ ਆਏ ਭੱਜ ਗਏ ਸਾਰੇ। कितनी राउंड गोलियां चली होंगी? 35 गोली चली हुई। क्या सिद्धू मूसेवाले की वहीं उसी गाड़ी में उसकी डेथ हो गई थी? ਡੈਥ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਸਾਂਸ ਉਹਦੇ, ਤੇ 1% ਬਚਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਸੀ ਉਹਦੇ, ਬਸ 99% ਤਾਂ ਚਾਂਸ। कितनी गोली उसके शरीर पर आपने देखी? 7-8 गोली लगी ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ गिनती तो कहाँ टाइम कहाँ गिनती करना ਹੁੰਦਾ, 7-8 गोली लगी सी कि ਚੱਕਣ ਕੇ ਤਾਂ ਇੰਦਾ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ ਜੇ ਬਚ ਜੇ। और उसके साथ के जो लोग थे, 2 और लोग थे, उनको कितनी गोली? ਉਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ, ਪਿਛਲੇ ਕੋ ਘੱਟ ਲੱਗੀਆਂ, ਮੂਰਲੇ ਤੇ ਵੱਧ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਮੂਰਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਹਾਂ ਲੱਗੀ, ਬਾਕੀ ਬਾਹਾਂ ਮੂਹਾਂ ਤੇ ਨੇ ਵਾਹਵਾ। उनका कहना है कि जब सिद्धू मूसेवाले को गोली मारी गई तो इनका घर पीछे की तरफ में है और जैसे ही इन्होंने आवाज़ सुनी तो उसके बाद ये दौड़ करके आए जब स्पॉट पर, तो देखा कि जो हमलावर थे वो यहाँ से फरार हो चुके थे। लेकिन उस गाड़ी में जो सिद्धू मूसेवाले थे वो घायल अवस्था में थे और इन्होंने ही सबसे पहले उस गाड़ी से सिद्धू मूसेवाले को बाहर निकाला और फिर आसपास के लोग सब इकट्ठा हुए और जो पास का अस्पताल है वहाँ पर ले जाया गया, जहाँ उन्होंने दम तोड़ दिया। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद अब फॉरेंसिक एक्सपर्ट उस गाड़ी के पास पहुंचे हैं जिस गाड़ी पे सवार होकर सिद्धू मूसेवाला जब जा रहे थे, और इस गाड़ी पर ताबड़तोड़ 30 से ज्यादा गोलियां चलाई गई थी। गोलियों के निशान आप देखते हैं और ये फॉरेंसिक एक्सपर्ट है जिनको यहाँ लाया गया है, जो कि तमाम जो है अपनी जो रिपोर्ट सौंपेंगे कि किस तरीके से फायर किया गया है, किस बोर की गोली थी और किस एंगल से, किस डायरेक्शन से जो है गोली चलाई गई थी। तो इन सारी चीज़ों को जो फॉरेंसिक जो एग्जामिनेशन होता है उसे अब फॉरेंसिक एक्सपर्ट कर रहे हैं। और आप ये देख सकते हैं कि तमाम सुबह से यहाँ पर ये गाड़ी खड़ी थी और इस गाड़ी को टच करने से सब ने मना कर दिया था ताकि जो फॉरेंसिक एविडेंस है वो डिस्ट्रॉय ना हो पाए। और अब फॉरेंसिक एक्सपर्ट पूरा जो टेक्निकल इंस्पेक्शन के साथ साथ जो कितने मार्क्स हैं, कितने जो बुलेट मार्क्स हैं वो हैं, किस डायरेक्शन से गोली लगी है और कितनी
गोलियां चलाई गई है और क्या गोली आर पार होके निकली है या फिर फ्रेश जो बुलेट के जो है मार्क्स है, तो इन सब चीज़ों को जो एनालाइज जो है अब फॉरेंसिक एक्सपर्ट यहाँ पर कर रहे हैं और अपनी जो रिपोर्ट है वो केस डायरी में लगाएंगे। जिस तरीके से आप देख सकते हैं जो अपने जो इक्विपमेंट है, अपने जो चीज़ें हैं, उससे ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना कैसी गोली थी, कितने बोर की थी, जिससे कितना बड़ा जो है ये होल हो सकता है। और जिस तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिए, कहीं ना कहीं पंजाब के अंदर जो म्यूजिक इंडस्ट्री है उससे हुए जुड़े लोगों को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा था, उसमें सिद्धू मूसेवाला सबसे बड़ा नाम था, जिसको पहले से ही काफ़ी जो थ्रेट परसेप्शन काफ़ी हाई था, इसीलिए काफ़ी सिक्योरिटी दी गई थी, लेकिन बावजूद इसके सिक्योरिटी हटा ली गई थी और अगले ही दिन जो है उनके साथ ये घटना हुई है। इस वक्त फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो है वो पूरी जो मेजरमेंट है, जितने जो छेद हुए हैं कि कौन सी गोली है, किस बोर की होगी, इतना बड़ा छेद जो है वो किस गोली के लगने से होता है, किस डायरेक्शन से जो है गोली चलाई गई है, एंगल क्या रहा होगा, इन तमाम सवालों के जवाब जो है वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो है या फिर ये कहे कि बैलिस्टिक एक्सपर्ट जो है वो अब यहाँ पर सारा अपने जो मेजरमेंट कर रहे हैं, अपनी एग्जामिनेशन चल रहे हैं और अपना जो ये ओपिनियन है वो केस डायरी में दिया जाएगा। और आप ये देख सकते हैं कि अंदर की भी पूरी तरीके से जो है जांच की जा रही है कि कहीं किसी तरीके का कोई जो ऐसा फॉरेंसिक एविडेंस है जो अभी तक जो है कलेक्ट नहीं किया हो और वो एविडेंस जो है वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट को जो है वो मिल जाए। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, मनसा, पंजाब। इस केस में अब खालिस्तान का एंगल भी सामने आ रहा है। हत्या से एक दिन पहले सिद्धू मूसेवाला ने जसकरण सिंह और उसके सहयोगियों से मुलाकात की थी। ये लोग संगरूर लोकसभा सीट के लिए जो उपचुनाव होने हैं उसमें सिमरजीत सिंह मान के लिए समर्थन मांगने पहुंचे थे। जसकरण सिंह और सिमरजीत सिंह मान वही लोग हैं जिनके बारे में हमने आपको 23 फरवरी 2021 को भी बताया था। तब इन लोगों ने खालिस्तानी आतंकवादी जनरैल सिंह भिंडरावाले के समर्थन में भाषण दिया था और 26 जनवरी 2021 को लाल किला पर एक खास धर्म का झंडा फहराने वाले परिवारों को भी सम्मानित किया था। अब हम आपको उस दिन की हमारी रिपोर्ट के कुछ अंश दिखाते हैं। सबसे पहले आपको जसकरण सिंह के बारे में बताएंगे। जसकरण सिंह किसान यूनियन अमृतसर का अध्यक्ष है, जो दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन में भी शामिल है। सबसे अहम बात यह कि जसकरण सिंह 26 जनवरी को दिल्ली में भड़की हिंसा के दौरान देश की राजधानी में ही मौजूद था। जसकरण सिंह ने इस कार्यक्रम में भगत सिंह को लेकर कुछ आपत्तिजनक बातें कही हैं। उसने कहा है कि उसके जैसे सिख भगत सिंह को अपना नायक नहीं मानते, क्योंकि शहीद भगत सिंह ने भारत की आजादी के लिए शहादत दी थी। इस जैसे जो लोग हैं वो जरनैल सिंह भिंडरावाला को अपना हीरो मानते हैं, क्योंकि भिंडरावाला ने खालिस्तान नाम का अलग देश बनाने के लिए अपनी कुर्बानी दी थी। तो इनका जो रोल मॉडल है वो भगत सिंह नहीं है, भिंडरावाला है। सोचिए, देश की आजादी के लिए शहादत को गले लगाने वाले भगत सिंह आज जिंदा होते तो उन्हें यह बात सुनकर कितना दुख होता। आज आप जसकरण सिंह की ये बातें सुने और फिर आप उसका असली चेहरा बहुत आसानी से पहचान लेंगे। इनकलाब जिंदाबाद ਦੇ ਨਾਰੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਦੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕੌਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੌਮ ਲਈ ਜੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕੌਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੌਮ ਲਈ ਜੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਜੇ ਉਦੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਆਰਐਸਐਸ ਤੂੰ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਗੱਲ ਅੱਜ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.